जरूर। फिर जो भी, तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं सीपीआर के बारे में। जो हमने पढ़ा है कि चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो सर्कुलेशन रीएस्टाब्लिश होता है, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचती है। तो मालगाड़ी ब्लड ही है, हीमोग्लोबिन के डब्बे ऑक्सीजन का माल है, वो पहुंचना चाहिए। स्टेशन से गाड़ी जाना बंद हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है, धक्का लगाते हैं कंप्रेशन करके। धक्का ढंग से लगाओगे तो ही गाड़ी स्टार्ट होगी। ये होता है कि थोड़ा सा लगा के बस 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 कुछ नहीं, खुर खुर करके गाड़ी रह जाती है। फिर वो चिल्ला, अरे ढंग से, जोर से, ताकत से लगाओ, अच्छे से लगाओ, थोड़ा स्पीड। कहीं ढलान आ जाए तो खुश हो जाते हैं कि ढलान पे अब आएगा मजा। तो स्पीड होती है तब गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। सेम कहानी है। तो धक्का प्रॉपर नहीं लगा है या नहीं लगा है वो चेक करने का क्या तरीका है, देखो। पहले वीडियो को देख लो फिर एनालाइज करेंगे। ध्यान से देखना, मैं भी देख रहा हूं, खाली देखना नहीं है। अभी क्या हो रहा है, हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान देना, ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं उस पर ध्यान देना। गाड़ी बंद हो गई, कोई धक्का लगाने वाला आ जाए तो ठीक है, नहीं तो गया बेचारा। आ गया, आ गया, कोई देवदूत आ गया, देखते हैं ये क्या करता है। तो अगर लाइट बंद हो जाए ना तो और भी अच्छा दिखे। लेकिन सिस्टम बंद, अरे बस करो, सिस्टम सिस्टम बंद तो नहीं हो गया सारा, लाइव चल रही है ना। तो देवदूत अभी खड़ा, ये खड़ा रहना सही है क्या? इतनी देर हाथ भी रखा हुआ था बट ही वॉज नॉट कंप्रेसिंग, कंप्रेस नहीं कर रहा था। अंधेरे में मैं डरावना दिखता। पहले देख लेते इसको, फिर लाइट ऑन कर दे, पूरा देख लेते हैं। कमेंट्री तो मैं यहाँ से कर ही रहा हूँ। कैसा सीपीआर हो रहा है? इफेक्टिव दिख नहीं रहा, ऊपर ब्रेन तक पहुंच रहा है, नीचे जा रहा है, सर अच्छा हो रहा है सीपीआर। फिल भी कर रहा है। थोड़ा कम कर दिया, स्पीड भी कम हो गई, देखो 100 to 120 कर रहा है, देन इट इज फाइन। अब वो थक गया या बदलने का टाइम है, कुछ भी हो गया, लेकिन क्या हो गया, फ्लोट। कल एक टर्म बताया था ना, इंटरप्शन हो गया, इंटरप्शन। भले ही वो कुछ सेंट्रल वो कैनुला ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब क्या दिक्कत हो रही है, सही है क्या? नहीं, इफेक्टिव नहीं हो रहा था, अब अभी भी इफेक्टिव नहीं है। भले ही थोड़ी डेप्थ बढ़ा दी, रेट भी कम है, और अब रेट बढ़ा दी, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। मतलब हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेप्थ भी चाहिए, रेट भी होनी चाहिए। और इसमें वो थकेगा भी, परेशान भी होगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। धक्का भी लगा रहे हो लेकिन ढंग से नहीं लगा रहे, ये थक गया बेचारा, खाली फॉर्मेलिटी। अब आ गया कोई दूसरा, या उसी में किसी ने पीछे से जोश भरा, क्या कर रहा है, ऐसे होता है क्या सीपीआर, ढंग से कर, तो फिर वो दोबारा से करने लगे। यही होता है ना शैलेंद्र? जी सर ऐसे ही होता है। हाँ, डांट पड़ती है पीछे से, हाँ बहुत ज्यादा सर। क्योंकि थकने में थकाऊ काम है ना, थका देने वाला काम। तो इस तरह से हमने एक अच्छा सीपीआर दे रहे हैं, ब्लड जा रहा है, आ रहा है, और ब्रेन को हाइपोक्सिया से बचा रहा है। ठीक है, तो जो कॉल लाइट चला, एक वीडियो और देख लो फिर मैं बात करूंगा आपसे, है ना, वन मोर वीडियो। डिफिब्रिलेशन पर तो मैंने वीडियो दिखा दी रियल, तो ये तो एनिमेटेड दिखा रहा हूँ ताकि डिफिब्रिलेशन करता क्या ये आपको थोड़ा समझ में आ जाए। मतलब क्वेश्चन आपके भूलने का अब सवाल ही नहीं है, मतलब आप सीपीआर पर भी नहीं भूल पाओगे और इसको भी ना भूल पाओगे। पहले देखो एक बार वीडियो। पैड निकाला, निशान लगा हुआ रहता, वहां चिपकाया, ऊपर का था, ये साइड वाला था, ये चिपका दिया। अंदर क्या चल रहा है भाई वो तो दिखाओ। वो देखो ऑन कर दिया डिफिब को,
नीचे ईसीजी दिखा रहा है भाई, ध्यान देना नीचे वाली पट्टी पर क्या दिखा रही है ईसीजी। ईसीजी किस चीज की है? VF। वीएफ। कितना आसानी से बोला, कितना सही बोला। पढ़ नहीं पा रहे हो मतलब? बताया ना कितनी बार, इतनी बार बोला है। देखो वीएफ, उसने सेंस कर लिया। रिदम कैसी है ये? शॉकेबल या नॉन शॉकेबल? शॉकेबल। देखो वो क्या रहा है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या इफेक्टिव? तो जो मैं इशारे में समझा रहा था वो दिखाई दे रहा है ना। फड़फड़ाने से इफेक्टिवली कुछ होता नहीं है। अभी भी फड़फड़ा रहा वीएफ। उधर वो चल रहा होगा, सीन सेफ्टी हो गई होगी, गाड़ी आ रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा। अभी देखो नीचे ईसीजी दिख रही है आपको। डिफिब्रिलेशन कैसे काम करता है ये देखो। क्या हुआ अभी? झटका लगा बिजली का, शॉक गिवन, तो लाइन कैसी हो गई? फ्लैट। और हार्ट कैसा हो गया? एस स्टॉल। तो डिफिब क्या करता है? एस स्टॉल। वीएफ को किस में कन्वर्ट कर दिया? एस स्टॉल में। अब देखो एस स्टॉल के बाद में क्या हो, मुझे आना पड़ेगा। ऐसे नोड में एक्टिविटी शुरू हुई है देखो, लेकिन टाइम लगा ना, अभी भी कॉन्ट्रैक्शन हुए नहीं इफेक्टिव, तो कुछ गलती करी इन्होंने, टाइम निकला जा रहा है। देखो रिज्यूम सीपीआर नहीं किया, डीफिब के तुरंत बाद में सीपीआर रिज्यूम करना डिक्टिम है, रूल है, तो सीपीआर शुरू कर दिया। चलिए पर लाइट जला देता हूं, अपनी भी जला लो भाई। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब समझ। अब बेस के साथ बिल्कुल हमने देखा है, अब तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। इफेक्टिव सीपीआर की क्या इंपॉर्टेंस है। क्वालिटी सीपीआर में मैंने जो 4-5 बातें बताई थी, उसमें एक बात और ऐड करना है, और वो ये है जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट लगती है लेकिन है नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 4-5 चीज़ें तो बता दी ना क्वालिटी सीपीआर में। रेट ये होनी चाहिए, डेप्थ ये होनी चाहिए, अभी बता ही देता है ना, तो यहीं से यही तो पढ़ना है अपने को। सबसे पहला बोलो, बोलते जाओ ना जितना। हाँ 100 से डेप्थ है 2 to 2.5 इंच। हाँ, तुमने 5 से 6 इंच बोला था अभी, गलत है। आप तो ठीक कर दिया मैंने। टू 2.5 भी चलेगा। उसके बाद अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। इसके पहले मैं अब चाहता हूं कि आप, क्योंकि दबा रहे हो ना, तो डेप्थ की बात हो, इसी के साथ में रिकॉयल या चेस्ट रिकॉयल, मतलब चेस्ट रिकॉयल होना चाहिए प्रॉपर। चेस्ट को वापस रिकॉयल लिखाया हुआ है कल का, ये मैं तो खाली सीक्वेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सही या गलत पूछेगा, ऑप्शन ABCD ऊपर नीचे करते, ऐसा कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है इसका। हर चीज़ वैसे ही नहीं रटनी होती, हर चीज़ में कलर कोडिंग नहीं होती है कि आज कौन सी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हो। अच्छा समझ गए। रिकॉयल के बाद मिनिमम इंटरप्शन। वीडियो में ये भी दिखाने की कोशिश की गई थी, असल में आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि वो रिकॉयल अगर नहीं कर रहा है ठीक से ना, तो वापस से वो फिल नहीं हो रहा है और वो पंप नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन हो। कितना क्लियर हो गया? आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। क्या बोले जा रही है प्रिया? हाइपर आउट ऑफ योर माइंड। सुबह नाश्ते खाने में कुछ भांग वांग गलती से धतूरा तो नहीं पड़ गया था? अवॉइड एक्सेसिव, हाँ या तो हाइपर वेंटिलेशन बोल दो या अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। ये तो बहुत जल्दी पेज भर जाता है यार, तो छोटा कर दूंगा मैं। हाँ हाँ सब अपने हाथ में।
एक चीज और कर दो, क्या? रोटेट द कंप्रेसर। जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा था ना, उसको रोटेट कर दो, मतलब रोल बदल दो। जो कंप्रेशन दे रहा था उसको एयरवे पर आ जाए, जी ब्रीदिंग कर ले। जी सर जी। और या जो दवाइयाँ दे रहा था वो कंप्रेशन यूजुअली होता है क्या है, जो थोड़ा सीनियर होता है या इंचार्ज लेवल का होता है वो तो ड्रग व्रग देता है, एमओडी। और जो एक और होता है ना सुपरवाइजर, वो अपना सुपरवाइजर टाइम नोट करता है कि भाई इस टाइम पर ये इवेंट हुआ है। सीपीआर का फॉर्म भरा जाता है, याद दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे सर्जिकल चेक सेफ्टी चेक लिस्ट होती है ना, सेफ्टी लिस्ट चेक लिस्ट, सर्जिकल चेक लिस्ट, वैसे ही सीपीआर का कोड ब्लू फॉर्म होता है, उसका परफॉर्मा और उसमें क्या क्या होता है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। वो पूरा सीपीआर का रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं तो भूलूंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है भाई, सिर्फ हॉस्पिटल में होता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और सीपीआर फॉर्म या कोड ब्लू फॉर्म दिखाना है यहाँ पर, जैसे ईसीजी दिखाई थी वैसे दिखाना है। आधी रात को मैसेज करने की कोई लिमिट नहीं है टाइम, 2:15 बजे करेगा चलेगा। हाँ मैं कह रहा हूँ ना चलेगा। रोटेट करना है, मतलब जो कंप्रेशन पर था उसको वेंटिलेशन पर ले आओ या ड्रग्स पर ले आओ, इवेंट पर, जैसे भी है। तो सीनियर वीनियर कुछ नहीं भैया, मरीज की जान पहले। अगर वो थक गया है तो सीनियर को भी करना पड़ेगा, इवन डॉक्टर को करना पड़ेगा। आई हैव डन, मतलब कभी भी जब भी जरूरत पड़ती है। क्यों अपने ऐसे नहीं कि साहब अपन तो ये है। कोई खराबी कर रहा है तो उसको डांटने के लिए हट जा भाई, तू मेरे को करने दे, तो उसको खुद को फिर शर्म आती है। और वो कई तो जानते हैं कि कैसे अच्छा सीपीआर, लेकिन कौन पसीना भाई, थक जाएगा, ऐसा भी होता है, तो थोड़ा सा डांटना पड़ता है। तो ये बदलना भी इफेक्टिव सीपीआर या फिर हाई क्वालिटी सीपीआर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी सीपीआर पर। ये बीएलएस ही चल रहा है वैसे तो, लेकिन आगे ये काम आएगा एसीएलएस में, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? डीफिब का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। पहले मैंने बाहर का डीफिब दिखाया, अब अंदर का दिख गया। सीपीआर बाहर का दिखाया, डिस्कस किया, अंदर क्या चल रहा था वो देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं एसीएलएस के बारे में, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दैट इज ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं ना। वो सबसे पहला जो समझने वाली बात है उसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं सिस्टेमिक अप्रोच। अब बात लेमैन की नहीं रही है कि साहब ढंग से नहीं कर रहा था, हमको तो इतना ही ट्रेन किया है, मैं तो लेमैन था, मैं तो पड़ोसी था, मैं तो खड़ा था, मदद कर दी, ये क्या कम है? उसको आप नहीं बोल सकते भाई कि साहब कर रहा हूँ वो कम है क्या, ढंग से कर, नहीं कर रहा बोल ऐसे, क्योंकि वो तो मदद कर रहा है ना, जितनी कर दी उतनी बहुत है। अगर उसने हॉस्पिटल तक भी कर दिया तो काफ़ी है। अब बात टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों की है कि यू आर प्रोवाइडर, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, प्रोवाइडर, ACLS प्रोवाइडर। आप प्रोवाइड करते हो ना ACLS देना, CPR देना, तो यू विल बी नोन एज प्रोवाइडर। क्या है सिस्टमिक अप्रोच, ये देखो प्रोवाइडर, ये आप हो, अपने आप को इमेजिन करो, ठीक है, यू आर दी प्रोवाइडर। अब आप सबसे पहले क्या करते हो वो बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप करते हो विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअली देखते हो, है ना। अरे कोई इवेंट हुआ तो पहले दिखेगा, कोई फेंट हो गया यू विल सी, अरे गिर गया, अब ऐसे कोई टकरा के गिर गया और वो बेचारा उठने वाला था और आपने जाके कंप्रेशन शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं करोगे ना। यू विल सी, वॉच कि भाई अच्छा वैसे गिरा है कि बेहोश, लगता है बेहोश हो गया। यू विल सस्पेक्ट, आपने देखा कि यार ये तो या हॉस्पिटल में तो कोड ब्लू अनाउंस हो गया होगा, या आपके आईसीयू का ही मरीज था, तब तो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर, ये ईसीजी मॉनिटर या कुछ ना कुछ लगा होगा, फ्लैट लाइन हो गई, बीपी चला गया आर्टरी लाइन में या कुछ भी, बट यू विल सी। और अगर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ सीन सेफ्टी मैटर करती है, जैसे कि हॉस्पिटल प्रीमिसेस, हॉस्पिटल के कैंपस में ही
रिसेप्शन पर कोई हो गया तो भी आपको सीन सेफ्टी देखनी है भाई। एक तरफ इस तरफ ले जाओ जहां लोगों का आना जाना नहीं है, यू आर सेफ। सेफ्टी किसकी? प्रोवाइडर की। बताया ना मैंने मास्क वाला कहानी, फ्लाइट में क्या होता है आप लगाओ, तो वो गलत नहीं है, वो स्वार्थी होना नहीं सिखा रहे, लेकिन आप मदद तब कर पाओगे ना जब आप खुद सही स्थिति में होंगे। तो विजुअल इंस्पेक्शन एंड सीन सेफ्टी अगर एप्लीकेबल है तो कुछ भी रटना नहीं है। अगर हॉस्पिटल के बेड में, आईसीयू के बेड पर है तो सीन सेफ्टी अपने आप ही हट गई ना, हो गई भाई, सीन सेफ है ऑलरेडी, है ना, सीन सेफ्टी। ठीक, ये किया प्रोवाइडर ने, पहला स्टेप ये हो गया। थोड़ा बड़ा बनेगा तो आप भी अपने पेज में जगह रखना भाई, मेरे में तो है, छोटा बड़ा भी हो जाता है। ये कर दिया तो ये देखने पर आपको क्या पता चलेगा, या तो पेशेंट या विक्टिम कह लो जो पीड़ित है वो कॉन्शियस होगा या तो अनकॉन्शियस। यहां पर सपोज वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस प्लस अनरेस्पॉन्सिव, या सिर्फ अनरेस्पॉन्सिव बोल दिया तो भी सेम चीज। और यहां पर सपोज वो कॉन्शियस है, ठीक है। सबसे पहले अनकॉन्शियस को देख लेते हैं। अगर अनकॉन्शियस है तो पहला काम आप क्या करते हो, हाँ वो सीक्वेंस है पूरा, क्या क्या, रेस्पॉन्सिवनेस, चेक रेस्पॉन्सिवनेस। सीन सेफ्टी होने के बाद में इट वाज रेस्पॉन्सिव, हे आर यू ओके, भाई साहब ठीक हो, क्या हुआ, सुन रहे हो। फिर एईडी भेजना, एईडी लेने के लिए, हेल्प के लिए कॉल करना, शाउट करना, और टेलीफोनिकली कॉल करना। उसके बाद में असेस द पल्स एंड रेस्पिरेशन। तो अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा पूरा, वो पढ़ ही चुके हैं वो तो खैर, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, BLS सर्वे। BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो सर्वे का मतलब जो भी काम आपको करना है वो सर्वे। मैं वैसे अगले पेज में BLS सर्वे को बताता, लेकिन अब बताने की जरूरत है क्या, पढ़ चुके हैं ना अपन। उसके बाद में क्या होता था अपन, CPR देना शुरू कर देते थे ना। उस दौरान हम करते हैं बच्चों प्राइमरी असेसमेंट। थोड़ा पेज छोटा होता जाएगा क्योंकि एक फ्लो चार्ट में ही समझ में आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। अगर ये कॉन्शियस होता तो भी ये करते हैं, और BLS सर्वे के बाद में भी हमें करना होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्वे। इसी को हम प्राइमरी असेसमेंट भी बोल देते हैं। गोला बना देता हूं, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी असेसमेंट, और मैं इतना ही लिख रहा हूं सेकेंडरी का, सेकेंडरी सर्वे और असेसमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सॉरी। तो हो क्या रहा है, सिस्टमिक अप्रोच। क्या ये सिस्टमिक अप्रोच है, प्रोटोकॉल है, ये गाइडलाइन है। किसने बनाई है ये गाइडलाइन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, और बाकायदा एविडेंस बेस्ड रिसर्च करके दी है। ऐसे नहीं कि मन में आया, रात को सपना आया था सुबह बता दिया, नो, स्टडी किया उन्होंने। तो प्रोवाइडर इंस्पेक्ट किया, प्राइमरी जो सीन सेफ्टी था वो किया। उसके बाद में अगर अनकॉन्शियस था तो BLS सर्वे। BLS सर्वे को मैं यहाँ नहीं लिख रहा, हम बात कर चुके हैं। वही सर्वे होता है कि साहब शाउट फॉर हेल्प, जो जो आपने किया सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पे, डन। उसके बाद में आ गया प्राइमरी सर्वे या प्राइमरी असेसमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बीच में चल गया CPR, ये मत भूल जाना। BLS सर्वे कर दिया आपने और अनकॉन्शियस वो था ही, तो CPR आपने चालू कर दिया। यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर दिया, CPR। अब या तो CPR करते करते, क्योंकि अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल था कार्डियक अरेस्ट तो टीम पहुंची होगी वहां पर, लेकिन प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, ACLS प्रोवाइडर। BLS वाले का काम सिर्फ BLS सर्वे करना और CPR देना। लेकिन अगर ACLS की टीम BLS की साइट पर ही पहुंच गई है तो वहीं पर सर्वे शुरू हो जाएगा, प्राइमरी सर्वे, प्राइमरी असेसमेंट और
साथ में जो एडवांस चीज़ें हैं वो भी होने शुरू हो जाएंगी प्राइमरी असेसमेंट के साथ ही। और अगर हॉस्पिटल में था पेशेंट, इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है, तो यहाँ पर पहले ही शुरू हो जाएंगे, सीपीआर के दौरान ही शुरू हो जाएंगे। और या फिर मान लो वहाँ पर बीएलएस प्रोवाइड किया गया था और बीएलएस प्रोवाइड के दौरान उसने आरओएससी अचीव कर लिया। आरओएससी क्या है? Return of spontaneous breath. इसके लिए पन्ने पलटने पड़ रहे हैं ना, तो मैं ये बोतल फेंक के मारूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। रिटर्न का मतलब वापस आना, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से, सर्कुलेशन मतलब जो सर्कुलेशन बंद हो गया था, गाड़ी बंद हो गई थी ना, वो चालू हो गई है। टेक्निकली तो यही बोलेंगे ना, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। तो अगर आरओएससी अचीव कर लिया था तो प्राइमरी सर्वे उसके बाद में होगा। प्राइमरी सर्वे सेकेंडरी सर्वे तो होने ही होने, क्योंकि एसीएलएस वाला मरीज तो हॉस्पिटल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। या तो ड्यूरिंग बीएलएस वहीं पर हो मरीज, बीएलएस हो रहा हो, बीएलएस करते हुए ला रहे हो, या फिर बीएलएस के बाद में रिवाइव हो चुका हो, तब भी हमें प्राइमरी सर्वे एंड सेकेंडरी सर्वे करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं एक एक करके बात करूंगा, प्राइमरी असेसमेंट या प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे। देखो मैं यही लिखूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। प्राइमरी सर्वे में आती है ABCD। प्राइमरी सर्वे में क्या आती है? ABCDE। सेकेंडरी सर्वे में क्या आती है बच्चों? दो चीजें, शॉर्ट फॉर्म है निमोनिक, सैंपल 5H एंड 5T। क्या नाम है बेटा? शैलेंद्र। इनमें से कौन कौन से नाम सुने हैं, मतलब सुने हो? अगर सुने हैं तो 5H 5T का नाम सुना है क्या? सुना है सर, सुना है। 5H 5T तो सुने होने चाहिए, याद नहीं होंगे, याद की मैं नहीं बात कर रहा, बट एटलीस्ट सुना तो है ना? जी सर जी। गुड। सैंपल सुना है क्या बेटा? जी 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 सर। सुना हुआ है, बहुत बढ़िया। सैंपल सुना, ये तो अच्छी बात है। ABCD भी सुना होगा, मैं बता देता हूँ क्या फुल फॉर्म पता चल गई। आई मीन निमोनिक, अभी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म तो बताने वाला हूँ। प्राइमरी सर्वे में ABCDE, सेकेंडरी सर्वे में सैंपल 5H एंड 5T। A का मतलब है एयरवे, B का मतलब है ब्रीदिंग, C का मतलब है, अच्छा D का मतलब है D5 सर। डिसेबिलिटी। प्राइमरी सर्वे में D का मतलब है डिसेबिलिटी प्राइमरी सर्वे में, और E का मतलब है बच्चों एक्सपोजर। अभी तो सिर्फ फुल फॉर्म बता रहा हूँ, सैंपल की फुल फॉर्म जान लो। मैं तो इसी पेज में काम कर लूँगा भाई, मेरा पेज काफ़ी बड़ा है। सैंपल का एक एक करके बता देता हूँ। ये लो, S का मतलब होता है प्राइमरी सर्वे पूरा हो गया, उसके बाद में हम सेकेंडरी सर्वे में कर रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स। ये सीधा सीधा भी पूछा जाएगा, विच कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्वे,
विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सर्वे, 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे करके ऑप्शन बना दिए, 4 कॉम्बिनेशन 1 2 3 ऑल 4 1 3 एंड 4 1 4 एंड 2 ऐसे करके, तो पता होनी चाहिए टिप्स पर कह रहा हूं। अभी आपको ROSC का नहीं पता, गुस्सा तो बहुत दिलाते हो ऐसे। ए का मतलब एलर्जीज, एम का मतलब मेडिकेशन, पल्स कहां से आ गई यार, दिमाग लगा, चल अब तूने बोला था। एल का मतलब लास्ट मील, और ई का मतलब हुआ था इवेंट्स। ई का मतलब है, नहीं आया ना, ई का मतलब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें मैं आपके बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनवाऊंगा, बिकॉज ये असल में डॉक्टर का काम होता है, पर ACLS इज योर पार्ट ऑल्सो। और क्या क्या चीज़ें होती हैं इतना तो पता होना चाहिए, है ना। सैंपल में साइंस एंड सिम्टम्स में वैसे समझाने के लिए बताऊंगा आपको कि क्या क्या होता है। जैसे पहले एक बार 5H और 5T और बता देता हूँ, फिर अपन बात कर लेते हैं। चलो 5H मेरा पेज बड़ा है, 5T है, पेज का पूरा फायदा उठा रहे हैं, चारों तरफ बढ़ रहा है, इधर उधर ऊपर नीचे। जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज रखने के लिए वो वस्त्र को अनंत, वैसे ही अनंत है। एच का मतलब है हाइपोक्सिया या हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोक्सिया, हाइपर और हाइपोकैलीमिया, हाइपर H प्लस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर हाइड्रोजन H। आयन, हाँ हाइड्रोजन से H2, हाइड्रोजन से आयन। हाइड्रोजन आयन बढ़ने को क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। Acidemia. बिल्कुल सही, एसिडोसिस। आप ब्रैकेट में लिख लेना, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा, ब्रैकेट में एसिडोसिस। और आखिरी होता है हाइपोथर्मिया, ठीक है। इनमें से अगर आप थोड़ा सा नोट करो, एनालाइज करो, हर एक चीज अपने आप में अलग टॉपिक है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या पढ़ोगे या पढ़ा होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि CPR में से 70% सवाल ऐसे ही नहीं बोलता कि MSN के 70% सवाल इसमें कवर हो जाते। हाइपोवॉल्यूमिया कहां पढ़ोगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। हाइपोक्सिया रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर, जो भी मानो आप। हाइपरकैलीमिया इलेक्ट्रोलाइट्स, कहीं भी पढ़ लो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एसिडोसिस एसिड बेस इम्बैलेंस। हाइपोथर्मिया टेम्परेचर, जहां भी पढ़ोगे हाइपोथर्मिया। हाइपोग्लाइसीमिया इसमें नहीं है, याद रखना, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया कभी कभी पेशेंट को अनरेस्पॉन्सिव कर देता है, पल्सलेस भी कर सकता है। शुगर आपको चेक तो करनी पड़ती है, सर्वे में भी आ जाता है, असेसमेंट में भी आ जाता है, लेकिन इट इज नॉट पार्ट ऑफ 5H एंड 5T। 5H और 5T में जो जो चीज इंक्लूडेड है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो बताई है वो ये, ठीक है। अब T में आ जाता है, पहला T आ जाता है टेम्पोनाड। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कार्डियक टेम्पोनाड है ना, कार्डियक। तो टेम्पोनाड का T चाहिए, मैं इसलिए कार्डियक मैंने नहीं लिया, आप ब्रैकेट में कार्डियक लिखो। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन
न्यूमोथोरैक्स। टी मतलब टॉक्सिन, और ये दोनों टी है थ्रोम्बस, ये वाला भी थ्रोम्बस। तो फिर दो बार क्यों लिखा सर? क्योंकि ये तो थ्रोम्बस है कोरोनरी वाला, और ये वाला थ्रोम्बस है पल्मोनरी वाला, जिसको आप पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टी ई। थ्रोम्बस, थ्रोम्बस कोरोनरी। अब राइटिंग तो देखो वो असर आता ही है ना प्रोफेशन का। कोरोनरी। एलर्जीज, ये तो हिस्ट्री टेकिंग हो गई ना एक तरह से। इवेंट्स, साफ तो लिखा हुआ है, इतना साफ फार्मेसी वाला तो एक सेकंड में समझ जाता है। इन पर खूब जोक बनते हैं ना, डॉक्टर ने साइन किए थे लेकिन वो घूमता रहा मार्केट में, दवाई नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही। तो असल में देखा जाए तो ये जो 5H और 5T है, इनको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। आज की क्लास बहुत वैसी है जिसमें बहुत सारे सवाल कवर हो जाएंगे, आज की भी और आगे भी रहेगी, लेकिन इतनी सारी नई चीजें, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। क्या बोला था मैंने इनको? मेरे उसमें तो जगह है पन्ने में, पेज में, आप ऐड करते जाना अपने से। रंगीन पेज, रंगीन पेन यूज करो अच्छे से। रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट होता है। हाइपर एस मतलब ये, कैसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होता है? बढ़ जाना, एच आयन का बढ़ जाना, और पीएच का कम हो जाना। एच आयन या प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एक्चुअली एच प्लस, इसका माइनस लॉग ही तो पीएच होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये एच प्लस, ये पीएच इज इक्वल टू, यानी कि एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो लॉग, मैथ में होता है लॉगरिदम, किसी की पावर 10 हो जाए, 0 हो जाए तो उसका लॉग 1 हो जाता है, 2 0 हो तो लॉग 10 हो जाता है, ऐसे करके होता है, 2 हो जाता है, सॉरी लॉग। लॉग की एक टेबल आती है, लॉग टेबल, लॉगरिदम। आप छोड़ दो, ये फिजिक्स है थोड़ी सी। माइनस लॉग पीएच का मतलब, ये माइनस निशान है, इसका क्या मतलब हो रहा है? हाँ बस बस बस, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम होगी, और H कम होगा तो पीएच बढ़ेगी, और पीएच कम होना मतलब एसिडोसिस, और पीएच बढ़ना मतलब वैसिडोसिस, एल्कलोसिस। क्लियर? डन। तो क्या क्या देख लिया आपने बातों ही बातों में? इतना सही देखा अभी। ACL दिख तो रहा है ना भाई ऑनलाइन वालों? हाँ ठीक है, थोड़ा दिमाग आंखों पे जोर डाल दो, और तो क्या। ACLS शुरुआत कहाँ से हो रही है? सिस्टमिक अप्रोच से हो रही है। भाई पढ़े लिखे टेक्निकल लोग हैं, ट्रेंड आदमी है, तो सिस्टमिकली चलेंगे। देखा आपने सबसे पहले, देखा तो या तो कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस। अब कॉन्शियस है तो CPR दोगे क्या? नहीं। कॉन्शियस है ना, पल्स हो, अच्छा तुमने पूछा नहीं, अरे सर कॉन्शियस से हमें क्या फर्क पड़ता है, पल्स चेक करेंगे हम तो। कॉन्शियस आदमी में पल्स चेक करने की जरूरत है? क्यों नहीं है? एक्सप्लेन करो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो।
उसके ब्रेन का परफ्यूजन, इसी बात को थोड़ा तमीज से अगर बोलूं तो ब्रेन का परफ्यूजन इंटैक्ट है या नॉर्मल है तभी तो कोई कॉन्शियस होगा। यानी कि अगर कोई कॉन्शियस है, उसके ब्रेन में सर्कुलेशन जा रहा है, ब्लड जा रहा है, परफ्यूजन हो रहा है अच्छे से, तो पल्स तो होगी। मानते हो कि शाम तक ही समझाऊं इसी बात को, एक्सप्लेन मान गए? तो कॉन्शियस है तो क्या इसकी जरूरत रही बीएलएस सर्वे की? नो। लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ होगा ना, गिरा होगा भाई, गिरा था, पता चला वहां कुछ पड़ा हुआ था उससे, तो फिर प्राइमरी सर्वे, एयरवे ठीक है, सांस ले रहा, ब्रीदिंग ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई एक्सपोजर का मतलब पता है क्या होता है? पेशेंट को एक्सपोजर ये कहां पर हो रहा है? हॉस्पिटल के अंदर। यू हैव टू एक्सपोज होल बॉडी, हेड टू टो तक एग्जामिन करना होता है, पूरी प्राइवेसी, पेशेंट प्राइवेसी, कर्टेन लगा करके। इफ फीमेल अटेंडेंट, फीमेल विक्टिम इज फीमेल, देन वन फीमेल हैज टू बी देयर, चाहे वो पेशेंट के साथ की हो या नर्सिंग स्टाफ हो या जीडीओ, वन फीमेल अटेंडेंट हैज टू बी देयर। इस बात पर भी सवाल पूछा जा चुका है। तो एक्सपोज करने का मतलब यू हैव टू एक्सपोज फुल बॉडी, मतलब पूरा नंगा करते हैं, तब जा करके वी कैन असेस। ऐसा नहीं बैक चेक करो, पीछे पलट के देखते हैं अगर पेशेंट इमरजेंसी। शैलेंद्र तुमने किया होगा बेटा, अच्छे हॉस्पिटल्स में होता है, मतलब टर्शियरी जी सर किया है। एम्स में होता है, एम्स में होता ही है, हमारे हॉस्पिटल में होता है। पेशेंट रिसीव किया है ना ईआर से, तो पूरा चेक कर लेते हैं, बेड सोर तो नहीं है कहीं, कोई सर पूरा चेक करते सर उसको, हाँ, निशान फॉर्म भी तो भरते नहीं हैं। है, हिमेटोमा तो नहीं बना हुआ कहीं पर, स्कार तो नहीं है कहीं पर, कोई ट्रॉमा, कुछ भी, कोई भी मार्क या कुछ है, पूरा है, दैट इज एक्सपोजर। तो जो सिर्फ टकरा के गिर गया था उसको तो एक्सपोज नहीं करोगे, अबे रुक। सर इस बात के पीछे मेरे पैसे भी कट चुके हैं, 1,000 रुपए। किसमें पैसे पेशेंट कट को गए? सर पेशेंट को बेड सॉर था, तो मैंने सर दूसरे स्टाफ से चेक करवाया था, तो उसने भी देखा नहीं अच्छे से। ये फंस गया ना, मतलब दूसरा स्टाफ इतना ट्रेंड नहीं हो, उसकी अहमियत नहीं। कई लोगों को तो हेजिटेशन है, शर्मा ही जाए, अरे यार पागल है क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, बट इट इज़ योर ड्यूटी, है ना। और जो प्रोटोकॉल है यू आर फॉलोइंग, प्राइवेसी ना पेशेंट की, जो जितना इवन पेशेंट इज अनकॉन्शियस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्टेन तो आपको लगाना ही है, पेशेंट कॉन्शियस हो या नहीं हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, हर बात पर सवाल पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, ठीक है, पर हर बात लिखने की जरूरत नहीं है। तो जनरल नॉलेज की सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपोजर का मतलब ये होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कॉन्शियस है तो बीएलएस सर्वे तो आप नहीं करोगे, है ना। और अगर कोई गिर के टकरा के गिरा था तो सारी चीजें ठीक है, एयरवे चल ठीक है भाई, ओके बाबा बाय बाय, कैसे गिर गए थे, टाटा और बाय बाय मिक्स हो गए तो बाबा बन गया। कैसे गिर गया? अरे कुछ नहीं, टकरा गया था, ध्यान से चला करो यार, अभी लग जाती, अरे नहीं 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 सही कहा आपने, अगली बार ध्यान रखूंगा, ओके थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय, चला गया। लेकिन आपने सर्वे कर लिया पूरा, उसको पता ही नहीं है, और डिसेबिलिटी और ये सब दिख रहा है ना, यू डोंट नीड टू। तो जो कॉन्शियस है उसमें बीएलएस सर्वे नहीं होगा, और जो अनकॉन्शियस है उसमें सबसे पहले बीएलएस सर्वे, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर बीएलएस सर्वे करोगे तो रेस्पॉन्सिव पल्स और वो सब चेक करोगे, पल्स नहीं होगी तो कल तक की जो कहानी थी वो पूरी होगी। रिपीट, कौन सा रिपीट था? 7th स्टेप, जिसमें डिफिब्रिलेटर एईडी कमांड दे रहा था आपको या अनाउंस कर रहा था, एनालाइज करके शॉकेबल की नॉन शॉकेबल, तो शॉकेबल है तो शॉक दे करके रिपीट, और नॉन शॉकेबल है तो कंटिन्यू। वो बीएलएस सर्वे के बाद का था, और उसी दौरान टीम पहुंच गई और टीम ने अब शुरू किया है प्राइमरीज। ये खत्म नहीं हुआ, ये भी शुरू हो रहा है। इसमें हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एयरवे को भी, ब्रीदिंग को भी, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। एक्सपोजर तो हो गया, निशान देख लो, कोई मार्क तो नहीं है, गला घोंटा था, कुछ भी गिरा था क्या, ट्रॉमा की साइन है क्या, जो भी पूरा देख लिया, कोई भी फाइंडिंग मिल रही है, कोई ट्यूमर है, कुछ भी है, देख लिया, जो बाहर से दिख जाए एक्सपोजर। बीएलएस की टीम कौन सी होती है भाई? हाँ, लेमन। ये वाला, ये तो बताऊं, यही तो, इसी बात पे तो क्लास चल रही है, ये तो अभी होगा ना। अरे काय को करेगी,
सीपीआर तो हो, सीपीआर के बाद में आ रहा है ना भाई, सीपीआर तो पहले आ गया ना। हाँ बताएंगे ना अब, ये सीपीआर चल रहा है। सीपीआर का मतलब क्या? चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रेथ डिलीवरी। अभी तक कैसे कर रहे थे? खाली हाथ से, खाली मुंह से। अब एयरवे की जरूरत है, मिल जाएगा। गूडल्स एयरवे चाहिए, मिल जाएगा। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना है, हो जाएगा। इंट्यूबेशन चाहिए, हो जाएगा। डिफिब्रिलेटर चाहिए, मॉनिटर लगा दिया। रिदम एनालिसिस हो जाएगा। शॉक देना है, मिल जाएगा। सर्कुलेशन में चेस्ट कंप्रेशन के लिए वो थक गया था, पूरी टीम है, रोटेट होती रहो, होते रहो। ढंग से नहीं कर रहा, बॉस खड़े हैं, ठीक से कर ले। टीम लीडर होता है ना साथ में। तो ये सब सर्वे ही तो है, एयरवे ब्रीदिंग सब। लेकिन एक चीज देखी आपने, अब सीक्वेंस बदल गया। CAB मतलब चेस्ट कंप्रेशन, और एयरवे ब्रीदिंग जो था वो कब तक है? CPR चल रहा है तब तक। भले ही ऑनगोइंग सर्वे के दौरान हो तब भी कंप्रेशन एयरवे, लेकिन कंप्रेशन एक बार चालू हो गया, चालू हो गया मतलब CAB तो फॉलो हो ही गया, CAB तो हो गया ना। और ये वाला CPR चलता रहेगा। लेकिन अब जो हम वो करेंगे सर्वे, वो किस में करेंगे? ABCD। भाई चेस्ट कंप्रेशन तो रोके ही नहीं ना अपन ने, हर एक चीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम ABCD से सर्वे, क्लियर है कि दिमाग में? भाई टीम आ गई अलग से, ऐसे नहीं कि हटो BLS खत्म हो गया अब ACLS सर्वे शुरू होगा प्राइवेट। इट इज ऑन गोइंग। ये रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे कोड ब्लू हो गया रात को 2-2:30 बजे, लेटा ही था नोट्स डालकर कोड ब्लू, तो सीनियर होने की वजह से सीनियर मोस्ट को जाना प्रोटोकॉल है वहाँ पर, तो दौड़ के HDU पहुँच गए, है ना। HDU छोटा ICU जो होता है, तो वहाँ पर वहाँ का स्टाफ भी है। मेरे साथ एक स्टाफ क्रैश कार्ट लेके भी दौड़ रहा है, कार्डियक वाला भी इको करने के लिए दौड़ेगा, एनेस्थीसिया वाला भी आना चाहिए। JCI अप्रूव्ड हॉस्पिटल होते हैं ना, JCI का नाम सुनाएगा, ये भी काम किया भाई। जैसे एक तो होता है NABH और एक JCI होता है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। NABH तो नेशन का होता है, मुझे NABH की फुल फॉर्म पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के लिए एक्रीडेशन होता है सर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। ऐसे ही लैब के लिए NABL होता है, हाँ सर। NABL होता है। जैसी आई वैसी चली गई, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। मतलब इंटरनेशनल कमेटी होती है, वो अगर अप्रूव कर देती है, ठप्पा लग जाए, जैसे NABH का ठप्पा लगता है ना, तो हॉस्पिटल बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं कि साहब हमारा हॉस्पिटल NABH सर्टिफाइड है। इसका मतलब होता है कि उसमें वो क्वालिटी अश्योर की गई है कि साहब ये सुविधाएं इसमें होंगी, तभी NABH एक्रीडेट होगा। वो एफिलिएटेड बोल दो, NABH अप्रूव्ड बोल दो, NABH का ठप्पा मिल गया, मतलब इसमें अच्छी क्वालिटी की इतनी इतनी जो भी क्राइटेरिया NABH के होते हैं। स्किल टेस्ट में तो मैंने ये भी पढ़ा है NABH के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। स्किल टेस्ट में वो पूछते हैं वाइवा में, या इस तरह से। थ्योरी में भी संभावना है लेकिन कम है। स्टैंडर्ड्स होते हैं, 10 स्टैंडर्ड्स हैं NABH और स्टैंडर्ड, हाँ वही मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड आपका मेंटेन्ड। जैसे ISI मार्का है ना, इसका मतलब क्या होता है? क्वालिटी अश्योर्ड, स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया होगा। FDA अप्रूव्ड का क्या मतलब है? दवाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके दवाई प्रॉपर वे में बनी है, प्रॉपर चीजें फॉलो हो रही हैं, वही हो गया ना। और कौन से मार्का होते हैं? ISI होता है, फूड FD, यहाँ अपना FSSSI सुसु ऐसे कुछ होता है। हाँ खाने की चीजों पर देखा नहीं है, तो वो अप्रूव्ड है इसका मतलब। वैसे ही JCI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि कोई अमेरिकन टूरिस्ट सर अब तो खाने की चीजों पे F+1 के आने लगा है, फोर्टिफाइड खाने की चीज। हाँ सर अब आने लगा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर कोई इंडिया में है और बीमार पड़ गया, तो क्या सर्च करेगा नेट पर, गूगल पर? JCI अप्रूव्ड, JCI एक्रीडेटेड हॉस्पिटल्स इन इंडिया, या अगर जयपुर में है तो इन जयपुर, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी सब, ये JCI अप्रूव्ड है। तो उसको तो अपने स्टैंडर्ड, भाई उसको मालूम है कि इंडिया हेल्थ सेक्टर में वेस्टर्न वर्ल्ड से तो पीछे है। हालांकि वहाँ से सस्ती और अच्छी इलाज हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन उनको तो स्टैंडर्ड हाइजीन वो वाली चाहिए ना, कि साहब
पानी भी बिस्लेरी का ही चाहिए उनको, तो नॉर्मल घर में भी, अपने तो नहीं कर सकते ऐसा, तो वो JCI का वो देखते हैं कि JCI अप्रूवल। तो जो मैंने पता नहीं कहाँ से ये बात शुरू की थी, क्या बता रहा था मैं आपको, असेसमेंट की बात चल रही थी कुछ, तो प्राइमरी असेसमेंट, आई डोंट नो कहाँ से बात शुरू हुई थी, लेकिन JCI अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में क्या बता रहा था, कुछ याद नहीं है आपको? CPR देने के बाद सर प्राइमरी टीम में बता रहे थे। हाँ, एनेस्थेटिस्ट भी आएगा, कार्डियोलॉजिस्ट इको करने के लिए भी आएगा, ICU से एक आदमी इंटेंसिविस्ट, वो टीम लीडर होता है इंटेंसिविस्ट, और नर्सिंग का सीनियर मोस्ट जो कि यूजुअली इंचार्ज होता है ना, वो जाएगा साथ में, और वहाँ का लोकल स्टाफ भी होगा ही। अब कोड ब्लू हुआ है तो जाहिर सी बात है कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो तो इन हॉस्पिटल में, तो उन्होंने BLS सर्वे कर भी लिया और CPR चालू कर दिया। समझ गए आप? मैं आपको रियल सीन बता रहा हूँ कि क्या होता था, एकदम क्लियर हो दिमाग में आपके। तो मैं पहुंचा, मेरे साथ एक स्टाफ के, बाकी लोग आ रहे हैं, हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, बाकी लोगों को पता है कि यार वो पहुंच गए होंगे, क्योंकि प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी ICU टीम की रहती है CPR के लिए, ACLS के लिए। तो वो बेचारे कर रहे होंगे, एक स्टाफ वहाँ चढ़ा हुआ होगा बेड पर और दे रहा होगा धक्का, एक दूसरा उधर फुस कर रहा होगा, जैसे हो रहा है जितना हो रहा है। तो अब अपन ऐसे थोड़ी के ओके नाउ आई विल डू फर्स्ट BLS सर्वे, BLS सर्वे हो गया, चल रहा है, मैं क्या बोलूँगा, अच्छा एक काम कर, इधर आ जा, वैसे ही हट जाएगा अपना, अच्छा, फिर वो अपने आप बोलने लग जाएगा, बॉस ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट सक्शन ला, इंट्यूबेशन का सामान लगा, हट तू आ जा, गिरिराज जी CPR आप करो, क्योंकि इज ट्रेंड, या जो भी साथ में कि भैया तू कर, फिर वो थकेगा तो मैं, इनमें कौन है सीनियर, शक्ल से दिख जाता है इसको CPR आता होगा, उधर कहाँ खड़ा है, इधर आ फटाफट, चल CPR कर फटाफट। तो क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाते ही क्वालिटी CPR। मेरे दिमाग में हर एक चीज क्लियर है कि कंप्रेशन ठीक से दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो मैं बोलूंगा क्या कर रहा है भाई, कर क्या रहा है तू, चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ देख तेरी, ओके सर, फिर जोश में आके ओ 140 100, अरे भाई धीरे धीरे रेट कम रख, समझाना पड़ता है वहीं। अच्छा, रिलेटिव्स को बाहर निकाल दिया जाता है कि साहब आप बाहर बैठो, CPR चल रहा है ना, देख नहीं पाएंगे, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप बाहर बैठो, जैसे ही कुछ होगा हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि आप फ्री हैंड से काम नहीं कर सकते ना। अब स्टाफ को डांटना है तो उनके सामने डांटोगे तो उनको क्या लगेगा, अरे यार हॉस्पिटल में अच्छा स्टाफ नहीं है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ध्यान रखने वाली। कई बार तो मन में ही कि अभी रुक जाओ, इस बार जाने दे, अटेंडेंट को जाने दे, कई बार दिख रहा होता है कि गलत कर रहा है, पर मैं फिर पहले आप बैठो 5 मिनट, बुलाएंगे आपको, बताएंगे, एक बार अभी कोशिश करने दो, पूरी कोशिश कर रहे हैं, बैठो, ऐसे करके। तो आपने सारी चीज़ें करी, एक्सेसिव वेंटिलेशन, लिटरली आई हैव सीन की पूरी ताकत से अम्बू बैग को लेकर और रेल बना दी, नहीं बनाना है भाई, मरीज को फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेसिव वेंटिलेशन इज प्रिवेंटिंग द वीनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट को कम कर रहा है, ब्रेन में पैसे ही नहीं जा रहा, तो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है हमें, तो हटा दो उसको। ठीक है, CPR जब आपको लग रहा है गुड क्वालिटी CPR, अभी अपन बात करेंगे एयरवे में, ब्रीदिंग में, सर्कुलेशन में क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा समझ में आ जाए क्या क्या काम करते हैं। जैसे आप इसको ऐसे मानो कि मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं उस लोकेशन पर, हॉस्पिटल में, जहाँ कोड ब्लू, चाहे वो वार्ड हो सकता है, HD हो सकता है, जो भी एनीवेयर है ना वहाँ पर। तो चलो एक एक करके हम प्राइमरी असेसमेंट सर्वे को डिस्कस कर सकते हैं। BLS सर्वे हो गया था, सब कुछ हो गया था, इसमें क्या क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ेंगे, ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एयरवे। अब देखो, मैं एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता रहा हूं, जो सीधे क्वेश्चन बताएगा आपको, सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर। वो कैसे होगा, यहां तो मैं लिख रहा हूं कि क्या क्या असेस करना है। या असेसमेंट फाइंडिंग, और यहां पर आपको सीधा एक्शन की करना क्या है, और एक्शन का मतलब क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी एक्शन, what will be the next action, what will be the appropriate step, what will be the step, what will be the action, the nursing action should be, यही सवाल बनते हैं। एयरवे में सबसे पहले क्या देखोगे, अब देखो मैं थोड़ी कंजूसी कह लो या टाइम बचा रहा हूं, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं बना रहा। जैसे लैंग्वेज क्या बनेगी, इज द एयरवे ऑफ विक्टिम इज पेटेंट, ये लैंग्वेज बनेगी। लेकिन मैं क्या लिखूंगा, पहला पॉइंट पेटेंट और क्वेश्चन मार्क। आप पूरा लिख सकते हो, अगर
शॉर्ट में लिखो तो बाद में बाल मत नोचना कि यार क्या पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट तो वो होता है जो कंपनी पेटेंट करा लेती है उस पर, कॉपीराइट, ये वो वाला पेटेंट। पेटेंट का मतलब मेंटेन कह सकते हो, ठीक है, या सिक्योर्ड, सिक्योर नहीं, मेंटेन। ओपन, पेटेंट का मतलब ओपन, दैट्स इट। सिक्योर तो अभी करने वाले हैं, इट इज नॉट सिक्योर। पेटेंट का मतलब ओपन, पेटेंसी बनी हुई है, जैसा था रास्ता वैसा रास्ता है कि नहीं मौजूद, तो ओपन कह सकते हैं इसे। अगर नहीं है तो क्या करोगे, एक्शन क्या होगा, हाँ निकाल दो, ठीक है। रिमूव एनी डिब्रीज बोलते हैं, डिब्रीज या कोई भी मुंह में कुछ है, विजिबल मटेरियल है कुछ भी, पहला तो ये कर दिया। और जोर से ऐड, हाँ तो पूरा बोलो ना, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, बड़ी अच्छी राइमिंग सी बनती है इसको बोलने में, आई डोंट नो। ऑब्लिक जॉ थ्रस्ट, जो नहीं जॉ, जो थ्रस्ट मतलब जो मर्जी है, थ्रस्ट का मतलब होता है झटका एक्चुअली, तो जॉ को अपन झटका दे करके ऐसे, जॉ थ्रस्ट का मतलब तो ये हुआ, और जो थ्रस्ट का मतलब जो कर रहा है उसको तल्ला मार दिया, जो थ्रस्ट, जो मर्जी है थ्रस्ट, ऐसा नहीं होता, इट इज जॉ थ्रस्ट, जॉ थ्रस्ट। ये तो मालूम ही है किसमें कब करना है। सस्पेक्टेड, गिरा हुआ नहीं, कितना गिरा हुआ इंसान है, वो वाला नहीं। ट्रॉमा, सस्पेक्टेड ट्रॉमा, एवरी केस ऑफ ट्रॉमा, चाहे वो ऊंचाई से गिरा हो, चाहे वो बिजली के करंट से गिरा हो, चाहे वो ड्राइंग के केस में गिरा हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, एनी केस ऑफ ट्रॉमा, सस्पेक्टेड ट्रॉमा इज कंसिडर्ड एज हैविंग सर्वाइकल स्पाइन इंजरी until unless proven otherwise। तो ये कब किया आपने, पेटेंट है या नहीं। दूसरे नंबर पर इस, अब मैं लिख ही दे रहा हूं, छोड़ो ये थोड़ी लैंग्वेज बना लेना आप। एडवांस एयरवे इंडिकेटेड, क्वेश्चन मार्क है तो लैंग्वेज अपने आप ही होगी। अब देखो आ गए ना ACLS पर, ए का मतलब क्या था ACLS में, एडवांस, तो एडवांस एयरवे इंडिकेटेड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, कौन डिसाइड करेगा, अपन डिसाइड करेगा देखकर, टीम लीडर, यू कैन से टीम लीडर। इंटेंसिविस्ट, घमंड में नहीं करा, मैं इंटेंसिविस्ट हूं और जब मैं होता हूं तो जाता ही हूं। तो क्या देख करके, अगर मुझे लगता है CPR, देखो ये जजमेंट तो आपको इंडिविजुअल केस को देख के करना है। अगर मुझे लगता है कि CPR जस्ट शुरू हुआ है, जस्ट अभी कोड ब्लू हुआ और मान लो पोस्ट गैथ में हो गया, जो वॉकिंग डिस्टेंस मतलब घूमते घूमते पहुंच गए 10 सेकंड में, 15 सेकंड में पहुंच गए, कोड ब्लू हुआ और वहीं ICU में खड़े थे, दिन में हो गया, कोड ब्लू दिन में भी हो सकता है, तुरंत पहुंच गए 10 सेकंड के अंदर, तो अभी तो शुरू ही हुआ है, तो जाते ही मैं एयरवे को इंट्यूबेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। भाई धक्का लगा रहे ना, पहले तो क्या पता धक्के से गाड़ी चालू हो गई, बाद में हो सकता है इंट्यूबेशन की जरूरत ना भी पड़े, तो मैं कहूंगा कि भैया ठीक है बैग मास्क से करते रहो, अम्बू से तो करना है एयरवे तो, लेकिन 30:2 में चलने दो, देखते हैं क्या पता रिवाइव हो जाए। पहुंच गए, रिवाइव नहीं हुआ, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गए, या लग रहा है कि साहब अभी कोई एक्टिविटी नहीं है, जब तक थोड़ी हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं, क्या हुआ, मैसेज MI था बॉस और सब कुछ कर लिया, PTC भी हो गया था, अभी तक ठीक था, VT हुआ सडन, फिर कार्डियक अरेस्ट में चला गया, तो कोई बात नहीं। फिर वो सब वो चल रहा है, रिदम एनालिसिस के बाद में शॉक वो चल रहा है अलग, भाई टीम इसीलिए तो बनाई है ना कि भाई मैं अपने काम पर फोकस करूं और बाकी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं ये देखता रहूं मैं।
नाउ आई विल डिसाइड कि अच्छा ऐसा है, इंट्यूबेशन का सामान तैयार करो। लैरिंग फिर वो फिर तुरंत ही लैरिंग वो जो इंचार्ज होगा वहाँ का नर्सिंग इंचार्ज, लैरिंग उसको ट्यूब ले गया, कौन सी चाहिए सर, 8.5, हाँ 8.5, 8, 7.5 तीनों रख ले, अभी क्या पता कौन सी जरूरत पड़ जाए। सक्शन चालू है कि नहीं, हाँ सक्शन ऑन करो फटाफट फटाफट। CPR चल रहा है, वो वीडियो दिखाया था ना, तो जब वो रुका हुआ था तब यही हो रहा होगा। तो अगर कोई ऐसे रुक गया तो उसको डांट पड़ी, अभी तू क्यों रुक गया, तो ये किसने बोला रुकने के लिए, कंटिन्यू कर। तो CPR इज गोइंग ऑन, देन आई विल असेस, या टीम लीडर या जो भी होगा वो असेस कर लेगा, इज एयरवे इंडिकेटेड। तो अगर एयरवे इंडिकेटेड मुझे लगता है कि भाई एडवांस एयरवे की जरूरत पड़ेगी, मुझे लग रहा है ये अवेक हो, मतलब ROSC अचीव हो भी गया, तब भी इसको वेंटिलेटर पर लेना है, इसका तो BP भी नहीं आएगा, BP की दवाई चलेगी, तो असेस कर लिया, देन आई विल पुट द। अच्छा एडवांस एयरवे में क्या क्या करोगे, एक्शन बताओ। हाँ कूडल्स एयरवे तो पेटेंट में कर दो, चलो याद दिला दिया आप, यहां लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, कूडल्स एयरवे कह लो, बहुत एडवांस चीज नहीं है। कूडल्स वाला कौन सा था, लेकिन जरूरी नहीं ओरोफेरिंजियल हो, नेजोफेरिंजियल हो सकता है। तो कूडल्स एयरवे यानी कि ब्रैकेट में ओरोफेरिंजियल और ऑब्लिक नेजो फेरिंजियल एयरवे। नेजोफेरिंजियल एयरवे। इसके अलावा एडवांस बातें करो, अब मौका है। ET ट्यूब कब नहीं, कब के लिए, उससे पहले ये बोलो बोलो, कौन बोलेगा नाम, फुल फॉर्म। Laryngeal mask air. लैरिंजियल मास्क एयरवे, LMA मतलब लैरिंजियल मास्क एयरवे, ऑब्लिक एंडोट्रेकियल ट्यूब, मतलब एडवांस एयरवे इंडिकेटेड है। तो ये सामान अरेंज करो, ET ट्यूब लाओ, LMA लाओ, एक लैरिंजियल ट्यूब या कॉम्बी ट्यूब भी आती है भाई, मैं फोटो दिखा दूंगा, कॉम्बी ट्यूब्स, लैरिंजियल ट्यूब भी लिख लो, एडवांस एयरवे के रूप हैं सारे। ट्यूब्स, लैरिंजियल ट्यूब्स, लैरिंजियल ट्यूब्स, भाई ट्रेकियल ट्यूब ट्रेकिया तक जा रही होगी, लैरिंजियल कम से कम लैरिंग्स तक तो जाएगी। ये मॉडिफिकेशंस हैं जो बाद में आए हैं। चलो इंडिकेशन बता दिया आपने, ये असेसमेंट चल रहा है भाई, अगर इंडिकेटेड है तो तैयार कर लो। अब आपने अगला असेसमेंट क्या करोगे, इंडिकेटेड था ये तो आपने जवाब दे दिया, एक्शन भी कर लिया। अब कंफर्म करेक्ट पोजीशन, एडवांस एयरवे। कैसे कंफर्म करोगे, एक्शन मतलब लैंग्वेज नहीं बनी, हैव यू इज द पोजीशन ऑफ एडवांस एयरवे इज कंफर्म्ड, करेक्ट पोजीशन इज कंफर्म्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, चलो है ना। कैसे करोगे, Sir, capnography. ETC. थोड़ा जोर से बोलो, या तो मैंने यहां से आवाज कम कर रखी है, बोलो। हाँ हाँ बोलो। Sir, capnography. ETCO2 कैप्नोग्राफी, sensor. ETCO2। क्वेश्चन लाइव नहीं आ रहे ना, तो यही होगा, मत आओ। अरे सर लेकिन आपके व्यूज कम हो जाएंगे, व्यूज चाहिए इसलिए पीछे पड़ रहे हो ना, व्यूज चाहिए ना।
मीरा ये तुमने कहां पर देखा था इस क्वेश्चन का आंसर, प्लीज टेल मी। लाइव क्लास। गुड, ठीक, बस यही पूछना था। व्हाट इज द कंफर्मेटरी मेथड ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन कराया है मैंने। तो एक्शन इज कैप्नोग्राफी या फिर EtCO2 वेव फॉर्म। और अभी ये सर्कुलेशन में काम आने वाली है, ध्यान रखना। ABC में जब C आएगा ना तब भी ये काम आने वाली है। ये तो मोस्ट कंफर्मेटरी है, पर जरूरी नहीं है ये सुविधा हर जगह, यहां तक दिख रहा है ना, ठीक है ना, हर जगह उपलब्ध हो ये सुविधा। तो क्या क्या चीजें देखोगे? विजिबल चेस्ट मूवमेंट या चेस्ट राइज। चेस्ट राइज हो रहा है, इसमें 100% तो नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस हो गया। कैप्नोग्राफी है ही नहीं साहब, क्या करें, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये कर लो, ऑस्कल्टेट कर लो। चेस्ट एक्सरे तो बाद में करना, अभी नहीं। एक्सरे करने का टाइम कहाँ है भाई, रिवाइव हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बाद में कराए जाएंगे। EtCO2 से कर सकते हो, वेव फॉर्म से कर सकते हो, क्लिनिकली भी असेस कर सकते हो। क्लिनिकली का मतलब यानी कि कोई साइनोसिस अगर है तो पता चल जाएगा ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, या SpO2। ये इनडायरेक्ट मार्कर हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ इनडायरेक्ट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन कम होने का इंतजार मत करना। अगर आपको डाउट लग रहा है प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली, ये दोनों तरह से, तो कैप्नोग्राफी तो मोस्ट कंफर्मेटरी है। लेकिन एक और अच्छा तरीका है, वो क्या होता है, जब हम इंटूबेट कर रहे होते हैं ना, लैरिंगोस्कोपी। लैरिंगोस्कोपी में अगर इंटूबेट करने वाले ने देख लिया कि मेरे को दिख रहे हैं वोकल कॉर्ड्स और ट्यूब मेरी 100% अंदर जा रही है, इसको बोलते हैं अंडर डायरेक्ट विजन, सीधा दिख रहा है और वोकल कॉर्ड के अंदर ट्यूब गई है, जैसे मेरे साथ होता है, आई एम 100% श्योर। तो कई बार तो सैचुरेशन फॉल हो रहा है, ट्यूब डाल दिया है, वेंटिलेट करना शुरू कर दिया, तब भी फॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंट्यूबेट करने से पहले आपने लैरिंगोस्कोपी के दौरान, इस दौरान उसको ऑक्सीजनेट नहीं किया है, इसलिए उसका असर आ रहा है। और हम जो अभी वेंटिलेट कर रहे हैं उसका असर थोड़े टाइम के बाद आने शुरू हो जाएगा। तो स्टाफ कई बार कह रहा है, सर क्या सर गिर रहा है सर, हर स्टाफ को चिंता होती है जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो ना टीम के तौर पर। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तो मेरा काम है, ये उसका काम है, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। तो सर कुछ दिक्कत तो नहीं, देखेंगे दोबारा। मैंने कहा नहीं नहीं चिंता मत कर, तू वेंटिलेट कर, हो जाए। तो अभी ना तो मैंने ऑस्कल्टेट किया, चेस्ट राइज भी दिख रहा है तो ठीक है, मैंने देख भी लिया, उसको पता भी नहीं चला, लेकिन क्योंकि मैंने अंडर डायरेक्ट विजन ट्यूब डाली है तो आई एम श्योर। लेकिन नया आदमी होगा तो कई बार उसको ईगो होता है नए आदमी में कि साहब ऐसे कैसे मैंने ट्यूब डाली है। मैंने देखा है बहुत नए डॉक्टर्स को, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वही गलती करते। यूजुअली जो गलती करता है उसको ये लगता है कि अरे नहीं 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 तुम तो ये करो वो करो। व्हेनेवर इन डाउट चेक इट। अगर मुझे भी लगता है ना जरा भी 0.1% भी कि यार ट्यूब वोकल कॉर्ड दिख गए थे लेकिन डालते टाइम पता नहीं कहीं स्लिप हो गई हो, तो मैं कहूँगा एक काम को फटाफट लैरिंगोस्कोप दे, सक्शन दे, दोबारा चेक करते। समझ गए मेरी बात? यानी कि क्लिनिकली SpO2 इज नॉट ए रिलायबल, लेकिन कैप्नोग्राफी है नहीं तो भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं। मान लो चेस्ट मूवमेंट हो रहा है, ऑस्कल्टेशन पर आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन सैचुरेशन लगातार गिर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यू हैव टू चेक। समझ गए ना? प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनेगा तो आप अंदर की बात पता है ना। अब इसको लिखाऊंगा तो एक ही चीज़ लिख पाएगी पूरी क्लास में, कुछ चीज़ें तो समझने की है ना। ठीक है, कंफर्म कर लिया, उसके बाद में होता है फोर्थ। आज तो मैंने सही में अच्छा इस्तेमाल किया है पेजेस का। फोर्थ होता है सिक्योर द एडवांस एयरवे डिवाइस। कंफर्म करना अलग बात है,
सिक्योर करना दूसरी बात है। कैसे सिक्योर करते हैं? एक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द एक्शन? प्लेस कर देंगे। प्लेस तो ये कंफर्म कर लिया ना, पोजीशन ठीक है। फिक्स करोगे ना यार ट्यूब को। ये तो जनरल वैसी बात थी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप तो कॉमन सेंस ही लगाया करो, चाहे कितना ही डिफिकल्ट सवाल हो या कितना ही इजी सवाल हो, आप सिंपल चीज सोचना शुरू किया करो। ट्यूब डाल दी है, 100% कंफर्म कर लिया कि पहले ही फिक्स में थोड़ी कर दोगे। सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि साहब ट्यूब डाली फिक्स कर दी अब चेक करते हैं, लाओ EtCO2 लगाओ। डबल मेहनत, खोलने में टाइम लगेगा वापस से। तो पहले क्या किया हमने? कंफर्म की पोजीशन, फिर हमने ट्यूब को फिक्स कर दिया। फिक्स कैसे करी? डायनाप्लास्ट नहीं है, डायनाप्लास्ट है ही नहीं सर बैंडेज से भी कर सकते हैं बैंडेज। डायनाप्लास्ट है लेकिन दाढ़ी मूछ है बड़ी बड़ी। सर। वो बैंडेज, लूज, हाँ लूज हो जाता बैंडेज चिपकेगा ही नहीं। लूज छोड़ो, चिपकेगा ही नहीं, दाढ़ी मूछ पे कैसे चिपकेगा? बैंडेज। दाढ़ी मूछ नहीं है लेकिन डायनाप्लास्ट नहीं है तो अरे भाई ड्यूरापोर एंड माइक्रोपोर। ड्यूरापोर महंगा आता है भाई, माइक्रोपोर सबसे सस्ता है। लेकिन माइक्रोपोर टेम्परेरी जुगाड़ है, ओटी वाले ही लगाते हैं। ओटी में तो 2-4 घंटे के लिए चाहिए ना, लेकिन आईसीयू में तो ऑलवेज वी गो विद डायनाप्लास्ट। राइटिंग नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। फिक्स फाइल लग रहा, मैं ही नहीं पढ़ पाऊँ अपनी राइटिंग, अगर बाद में मैं नोट्स पढ़ूँ तो। राइटिंग के नंबर नहीं, वरना बहुत अच्छी राइटिंग में लिखता हूँ। या राइटिंग से अगर नंबर बढ़ते तो नहीं समझ में वो पूछ लो। फिक्स कर दिया ट्यूब को, कंफर्म कर लिया था। अब ब्रीदिंग पे चलते हैं। क्या क्या किया आपने एडवांस एयरवे में? पेटेंट है कि नहीं है? रास्ता ओपन, या क्या बोला था मैंने शुरू? पेटेंट तो है ही, पेटेंट दूसरे मेंटेन है। ओपन है कि नहीं? बस ओपन एयरवे। थोड़ा सा पोजीशन करी, जॉ थ्रस्ट या चिन लिफ्ट है, टिल्ट चिन लिफ्ट किया आपने, और गूडल्स वूडल्स डाल दिया। उसके बाद में इंडिकेशन ऑफ एडवांस एयरवे, एंडोटेकियल ट्यूब, LMA। अब LMA भी फंडामेंटल का अलग टॉपिक है, एंडोटेकियल ट्यूब भी, तो दोनों ही दिखा दूंगा मैं। दिखाने का काम एक साथ करेंगे। TT ट्यूब कई बार दिखा दिए तो जरूरत नहीं है, टाइम बचा लेंगे। और कंफर्म करने के लिए कैपनोग्राफी। कैपनोग्राफी क्या होती है दिखाया है मैंने, EtCO2 पर क्वेश्चन दिए हैं, है ना। और सर्कुलेशन में भी इसका रोल है, वो भी देख लेंगे क्या रोल है, ठीक है ना। और बाकी दूसरे तरीके हमने देख लिए। अब सिक्योर कर लिया उसको, अब हम चले जाते हैं कहाँ पर? ब्रीदिंग पर। एयरवे अगर सिक्योर है तो ब्रीदिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब ABCD में B है ये, है ना। तो यहाँ पर तो असेसमेंट और सर्वे, सॉरी एक्शन। हाँ कॉल आ गया, अच्छा। एक्शन और वही असेसमेंट या सर्वे। अब ज्यादा दम नहीं बचा, अब तो सिर्फ क्या करना है? इज पेशेंट वेंटिलेटिंग एडिक्वेटली या एडिक्वेट, हाँ। कैपनोग्राफी, EtCO2। बता दिया मैंने क्लास में, वो इसी का पार्ट है। देख डबल मैंने तोड़ना, अरे नहीं नहीं मैं आगे बताऊंगा, ये आगे आएगा। पर
फिर भी वो क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा तेरा। EtCO2 एंड टाइडल, अभी फुल फॉर्म लिख ले भाई, मतलब बेचैनी तो थोड़ी कम कर लो। एंड टाइडल CO2, EtCO2, जो कंफर्म करने के लिए एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, या इज ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन एडिक्वेट और नॉट। अब क्या करना है, ट्यूब आपने डाली दी एडवांस एयरवे, कंफर्म आपने कर लिया, सिक्योर आपने कर दी। अब तो या तो उसको अम्बू से कर रहे होंगे, या बेंच से कर रहे होंगे, या वेंटिलेटर लगा दिया होगा, सुविधा है तो। एडिक्वेसी कैसे चेक करोगे भाई, ठीक ठाक वेंटिलेट हो रहा है या नहीं, ऑक्सीजनेशन हो रहा है कि नहीं। SpO2 की रेंज, कार्डियक अरेस्ट वाले, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट वाले 95 से 98, अभी अभी तो रिवाइव हुआ है। ऑक्सीजन में कंजूसी इस वक्त ठीक नहीं है। गाड़ी बंद हो गया था, इंजन सीज हो गया था, मुश्किल से धक्का लगा करके अभी इंजन चालू हुआ है। अभी तो ऑयल वॉयल सब कुछ टकाटक रखो भाई। 95 से टारगेट क्या होगा, किसका टारगेट, ऑक्सीजन से। ऑफ हीमोग्लोबिन ये लिखा रहेगा ऑप्शन में, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है SpO2। हीमोग्लोबिन कितने % सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से। SpO2 का मतलब मालूम है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से, कितना % हीमोग्लोबिन। बेंच देखा है तूने, अम्बू देखा है, तो फर्क समझ में नहीं आया यार। बेंच का तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। बेंच सर्किल आपके एनेस्थीसिया मशीन से कनेक्ट हो जाता है, या ऑक्सीजन से कनेक्ट कर ले तो उसमें 2 ट्यूब हैं अलग अलग। एक इंस्पिरेशन के लिए जो ग्रीन वाली जा रही है, जिसमें गैस जाती है चाहे वो ऑक्सीजन हो, उसके ऊपर एक और कॉरुगेटेड ट्यूब होती है। तो 2 लेयर होती है सर उसमें, तो ट्यूब विद इन हाँ। ट्यूब होती है, हाँ ट्यूब विद इन ट्यूब होती है बेंच सर्किट में। उससे आप कितनी भी देर तक कंफर्टेबली जब वेंटिलेटर नहीं हुआ करते थे तब पूरी सर्जरी बेंच सर्किट पर होती थी, पूरी सर्जरी अम्बू पर नहीं करा सकते। इट इज इनकन्वीनियंट। थोड़ी देर के लिए तो आप अम्बू करो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको लंबे टाइम तक अगर मैनुअली वेंटिलेट करना है पेशेंट को, यू कैन नॉट वेंटिलेट विद अम्बू। वहीं खड़ा होकर के आप दबाओगे, थक जाओगे। बेंच सर्किट पर तो स्टूल पर बैठ करके फुग्गा दबाना होता है, ऐसे बोलते थे फर्स्ट ईयर में, फुग्गा दबाओ। एनेस्थीसिया में बड़ा फ्रस्ट्रेटेड करते थे, अरे क्या एनेस्थीसिया लिया है, इसमें है क्या, हवा और पानी, ये ऑक्सीजन, ये गैसेज हैं, और दवाइयाँ, इंजेक्शन है, IV फ्लूइड है, पानी, और ये हवा है, बस और कुछ है ही नहीं एनेस्थीसिया में। तो बेंच इज डिफरेंट। मैं बताऊंगा बेंच सर्किट। अम्बू तो देखेंगे अपन, बेंच भी देखेंगे, मेरे पास है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैचुरेशन को मेंटेन रखने के लिए प्रिया कहीं मंदिर जाके आइए क्या करना पड़ेगा भाई सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए। किस चीज को एडजस्ट करोगे भाई, एक्शन लेना है ना। बोलो, किस चीज को एडजस्ट, भाई सैचुरेशन 82 आ रहा है, अब बोलो। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे, एडजस्ट FiO2 अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन। 100 आ रहा हो सैचुरेशन, 100, मैं अब सवाल पूछ रहा हूं, ये तो हो गया। 100% अगर सैचुरेशन आ रहा है और आपने उसको 60% FiO2 दे रखी थी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन।
डिक्रीज FiO2 शुड बी एप्रोप्रिएट, क्योंकि आप ज्यादा दे रहे हो तो पता नहीं चलेगा ना कि कुछ 100 से ऊपर, तो यहाँ पे भी 90-80 लिखा है, 100 से कम आते ही मतलब ठीक है, अब उतनी ही ऑक्सीजन जा रही है जितनी चाहिए हमें। आगे बात समझ में? ये हो गया। वेंटिलेशन एडिक्वेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चले? ऑक्सीजनेशन इज डिफरेंट, वेंटिलेशन इज डिफरेंट। एक तो एडजस्ट FiO2 और दूसरा एडजस्ट सर पीप। पीप सिर्फ ऑक्सीजनेशन में हेल्प करेगी, मैं वैसे बता रहा हूं जानकारी के लिए। कौन बोला? टूटन, अच्छी कोशिश की थी। ऑक्सीजनेशन अगर गड़बड़ है तो पीप बढ़ाएंगे। वेंटिलेशन एडिक्वेट है या कम है या ज्यादा, ये कौन बताएगा? मैंने पहले समझाया हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूं। और पुराने वीडियोस के लिए जो ऐप में है उनके लिए भी टाइम निकाल लिया करो, खास करके जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है ना, उनको बोल रहा हूं। हाँ, और यार पीप कैसे बताएगी? हर बात पे पीप नहीं बजाओगे क्या? व्हाट इज पैप? पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। मैप, वेंटिलेशन और लट कहाँ है मेरा? वेंटिलेशन और मैप कहाँ से? कोई कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा। बोल दीपक। मीरा क्या हुआ? शैलेंद्र ऐसे रखे। जी सर, सॉरी सर, बाहर चला गया था। हाँ तो अब अंदर आ जा। क्या ABG कर लोगे? वेंटिलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं पेशेंट? शैलेंद्र, माय क्वेश्चन वाज कि एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन जो है ना मेजर करने के लिए, वो है SpO2, और उसको एडजस्ट, अगर SpO2 कम होगा तो हम एडजस्ट किस चीज से करेंगे? FiO2 से बढ़ाएंगे, कम करेंगे। जी सर। तो उसी तरह से हम वेंटिलेशन एडिक्वेट हो रहा है या नहीं, ये किससे देखते हैं? वेंटिलेशन एडिक्वेट सर, ये ऑस्कल्टेट करेंगे सर पहले से। ऑस्कल्टेट कर दिया, उसमें जा रही है, हवा आ रही है, लेकिन एडिक्वेट है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? सर चेस्ट एक्सप्रेस होगा। स्टूडेंट बेटा, चेस्ट एक्सरे तो क्या बताएगा? फेफड़ों में क्या चल रहा है? चेस्ट एक्सप्रेस होगा। ABG महंगी पड़ेगी। स्किन कलर ऑक्सीजनेशन बताएगा। अगर साइनोसिस हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीजनेशन की कमी है। सर ABG ही करवाएंगे सर फाइनली इसकी। नहीं बेटा, ABG बहुत महंगी है, 1500 रुपए की ABG, मैं तो नहीं करूँगा। सर जब पेशेंट इंटुबेट हो गया सर, तो ABG क्या है? थोड़ा सा हिंट दीजिए सर। हिंट का आंसर ही दे दिया, सामने तो देख बोर्ड पे। अब CO2 आप दो तरह से देख लो, या तो EtCO2, हमने तो EtCO2 लगा रखी है, EtCO2 देखेंगे ना। अगर EtCO2 बहुत ज्यादा है, मैं वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, या PCO2 देखते हैं ABG में। तो मैंने तो अभी तो ABG का गलत नहीं बताया कि ABG गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं महंगा है। अच्छा, आधा घंटे बाद फिर ABG करोगे क्या? जिस मरीज को CPR के बाद रिवाइव किया है, यानी कि जिस गाड़ी को धक्का लगा करके स्टार्ट किया है, उसकी तो पूरी मॉनिटरिंग चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। धुआं ज्यादा तो नहीं निकल रहा है, आवाज तो नहीं कर रही है, क्लच ढीला तो नहीं है, एक्सेलरेटर पूरा घूम रहा है कि नहीं। सेम कहानी है। EtCO2 क्या बता देता है? CO2 को ही तो बता रहा है। अच्छा, अब पहले मुझे वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट समझाओ एक बार। अगर EtCO2 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाइपोवेंटिलेशन। बस आप जानते हो चीजों को, बस प्रॉपर टर्म यूज करना और शुरू कर दो। पहली स्टेप, पेशेंट इज बीइंग हाइपोवेंटिलेटेड। तो कैसे ठीक करूं उसको? एडजस्ट क्या करूं मैं? एडजस्ट
दोनों कंडीशन कि अच्छा EtCO2 PCO2 के लगभग बराबर होता है, और इसकी नॉर्मल रेंज हम जानते हैं 35 से 45, एवरेज 40। EtCO2 आ रहा है 58, तो कम है कि ज्यादा है? काय का अपोजिट यार, CO2 कम है कि ज्यादा है? अरे सर ज्यादा, ज्यादा है। इसमें दिमाग लगा रहे हो क्या? मेरे धैर्य का इम्तिहान ले रहे हो? नॉर्मल रेंज 40 है और 58 आ रही है, कम है कि ज्यादा है? नहीं, सोच के बताओ। नहीं तो इतना क्या सोच रहे थे फिर? मतलब EtCO2 बढ़ गया तो पेशेंट क्या हो रहा है? हाइपरवेंटिलेट। और अगर EtCO2 बता रहा है 29, 26 CO2, तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है सर। टर्म भी लिख लो, ये देखो, इसीलिए मैं CPR को इतना इंपॉर्टेंस देता हूं। अब ये मैं यहां लिख रहा हूं, आपको यहां नहीं लिखने, आपको कहीं भी लिख लो, माथे पर लिख लो, अंदर बाहर नहीं। देखो, हाइपोकैप्निया और हाइपरकैप्निया, पहले तो इनका मतलब, हाइपोकैप्निया का मतलब हाइपरकैप्निया का मतलब, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट डज इट इंडिकेट? ये तो कंडीशन हो गई कि एक पेशेंट को हाइपोकैप्निया हो रहा है साहब, आपने जिसको रिवाइव किया था CPR दे करके, वो हाइपोकैप्निक है, EtCO2 26 आ रहा है। साहब आया मेरे पास, सर बिल्कुल रियल मान के चलो। रियल मान के क्या चलो? रोज की कहानी है, डेली की। पता है, तुम लोग सारे बच्चे ऐसे हो जो अगर मेरे ICU में आते तो सबसे कम डांट खाते, क्योंकि बाकी स्टाफ को तो मैं जानता ही हूँ ना, उनका इतना भी कम डांट खाते, क्योंकि तुम्हारे थिंकिंग लॉजिकल है थोड़ी सी। मेरे पास वही बच्चे तो रुक पाते हैं जो समझते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। क्या इंडिकेट कर रहा है? ये तो कंडीशन है। वेंटिलेशन से इसका क्या कनेक्शन था? अभी तो बताया था यार, हाइपर वेंटिलेट हो रहा है, मतलब पेशेंट इज बीइंग हाइपर वेंटिलेटेड, और यहां पर हाइपरकैप्निया हो रहा है, मतलब CO2 अंदर रह रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है, बाहर निकलती वेंटिलेशन से। इसका मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है? हाइपोवेंटिलेशन। ये तो हो रहा है। अब एक्शन क्या होगा? हमें क्या करना है? एडजस्ट, मैं जिसको पूछ रहा था, क्या किस चीज को करोगे आप? वेंटिलेटर को ही करेंगे, बिल्कुल सही है। वेंटिलेटर में कुछ कुछ छेड़ेंगे। क्या छेड़ेंगे? किस पैरामीटर को टारगेट करेंगे? अब रहने दो सर, आ चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। ये मिनट में, अच्छा मिनट, जैसे इसको पता ही था, कितने शांत हो गए। मिनट वेंटिलेशन है, जैसे शी वॉज अवेयर कि यही था, उसको तो पता, बोला नहीं। ये कोई बोलने की बात? मिनट वेंटिलेशन ये आंसर दूंगी मैं। मिनट वेंटिलेशन में क्या क्या चीज आ गई? 2 पैरामीटर, कौन कौन से? टाइडल वॉल्यूम, वेरी गुड। अब जाकर के थोड़ी मेरी आग कलेजे की ठंडी हुई, थोड़ी छींटे मारेगी, इतना तो पता है। मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू रेस्पिरेट इनटू टाइडल वॉल्यूम। अब मुझे बस ये बता दो कि किस में क्या करोगे। आज की क्लास खत्म, बहुत अच्छी क्लास हुई आज की। वैसे ये कंडीशन है, आपका एक्शन क्या होगा? बस इस कंडीशन, ये कंडीशन A और ये कंडीशन B, बस ये बता दो और मैं निहाल हो जाऊंगा। A में क्या करेगा भाई? A में अच्छा, और बोलो बोलो, ऑनलाइन भी बोलो जल्दी, लास्ट 2 मिनट। क्वेश्चन भी है ना, मेरे से शादी कर ले, घर ले चल मुझे, तो शादी मत कर, वैसे ही ले चल। 2 बजे क्लास ले लो, घर पे जाके क्या करोगे? हॉस्पिटल में क्या यही पढ़ाते रहो? बेटा तू गलत बता रहा ब्रजेश। क्या करेंगे भाई? हाइपर वेंटिलेट हो रहा है ना पहले से,
कम करेंगे ना, इसीलिए तो पहले क्लियर कर दिया। CO2 तो कम हो रहा है लेकिन मरीज तो हाइपर वेंटिलेट हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, मिनट वेंटिलेशन को कम करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो रेस्पिरेटरी रेट को कम कर दो या टाइडल वॉल्यूम को कम कर दो। वो देख लेंगे कौन सी चीज कितनी थी। रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा थी तो कम कर लो, सीमांत खो गया क्या कहीं। और बी कंडीशन में क्या करेंगे, मिनट वेंटिलेशन को बढ़ाएंगे। अच्छा, जब बढ़ाना हो तो कौन सी चीज सेफ है बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी। ये मैं मल्टीपल टाइडल वॉल्यूम बढ़ाते चलेंगे, फेफड़े फट जाएंगे, एल्वेलाई विल रप्चर, न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया। अच्छा यार सर बैठे हैं, क्वेश्चन तो तेरे को तो बता ही दिए थे, सबको बताने हैं, वो बता दूंगा। अच्छे सवाल है, इजी सवाल ही है, बेसिक ही है, लेकिन सबको बताने लायक है, तो मैंने बोला था कि क्लास में बता दूं। एक्चुअली वो व्हाट्सएप पर भेजेंगे तब आएंगे, फिर मैं यहीं पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा बच्चों को, लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो मैं डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू गाइस, आज की क्लास यही है, कल हम थैंक यू सर। सर्कुलेशन एंड ऑल वहाँ से पढ़ते हैं। Thank you, sir.